नमस्कार। लेट्स अनटॉकेबल इस सीरीज़ में सभी दर्शकों का फिर से स्वागत। मित्रों और जो हमारी माताएं और भगिनियाँ हैं उन सबको ये आज का एपिसोड अपन समर्पित करते हैं। उसका एक विशेष कारण है। अभी नवरात्रि शुरू है और नवरात्रि के दिनों में हम जो माँ दुर्गा है या अपनी देवी माता है उसकी पूजा करते हैं। 9 दिन हम उपवास रखते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पूजा होती है, अर्चना होती है। काफ़ी धूमधाम से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब ये नवरात्रि के पर्व का अगर आप विशेष ध्यान से इसका अर्थ समझे तो इसका अर्थ है कि हम नारी को सम्मान देना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं, ऐसा अपने वेदों में कहा गया है। हमारे यहाँ एक शिव और शक्ति या शिव और पार्वती, इनका जो रूप है ये एक पुरुष और स्त्री का रूप है और ये स्त्री को भी पूजा जाता है। मैं ये जानबूझ के हमारे धर्म का या हमारे परंपराओं का दाखला या उदाहरण दे रहा हूँ। उसका कारण है मुझे आज इस नवरात्रि के पर्व पर माता दुर्गा या सभी देवी देवताओं की पूजा करते समय एक ऐसी मेरे मन में भावना है कि क्या हम हमारे समाज में हमारे घर के स्त्रियों को भी इतना सम्मान देते हैं। हम एक तरफ नारी की पूजा करते हैं या नारी रूप में जो शक्ति है या शक्ति रूप में जो नारी है, आप इसको जो भी कहना है कह सकते हैं। उस हिसाब से हमारी जो घर की नारियां हैं, हमारी बेटी बहू बेटियां हैं, हमारी माता है भगिनी है, क्या हम सब उनको भी इतना सम्मान देते हैं। उनकी पूजा तो नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम साधारण व्यक्ति है, हम जैसे है वैसी हमारी माता भगिनी बहू या बेटी भी रह सकती है। पर क्या उतना इम्पोर्टेंस, उतना महत्व हमारे समाज में, हमारे फैमिली में हमारे लड़कियों को या हमारी स्त्रियों को मिलता है। बड़े खेद से और दुख से मुझे बोलना पड़ता है कि ये नहीं होता है। हमारे समाज में अभी भी कुछ हद तक, लगभग सभी घरों में, बहुत ही कम घर होंगे जहाँ स्त्री पुरुष ये समान रूप से हम देख पाते हैं। लीगली या कायदे से सब समान है, स्त्री और पुरुषों का हक समान है, सब समान है। लेकिन जो फैमिलीज़ में या सोसाइटी में था उसको स्त्री को थोड़ा सा हम निम्न स्तर पे रखते थे, या पुरुष ही सब अधिकार का स्वामी है ऐसा बोला जाता है। ये यूजुअली पति पत्नी के संबंधों में आता है। बट स्त्री को ऐसा है कि छोटी है, जब तक शादी नहीं होती तब तक वो अपने माँ बाप का सुने, यानी बाप उसका स्वामी है। शादी के बाद उसका पति उसका स्वामी है और कुछ भविष्य में जब बूढ़ी हो जाती है, पति नहीं रहता है, विधवा के रूप में जीवन जीती है, तब उसका लड़का या पुत्र उसका स्वामी है। तो हमेशा वो शायद किसी न किसी की अंडर कंट्रोल रहती है। अभी काफ़ी हद तक ये स्थिति बदल चुकी है। बट मैं जो मुद्दे पे आना चाहता हूँ उस पे आने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री पुरुष समानता स्त्रियों के हर रोल में होनी चाहिए। स्त्री को हर कायदे ने भी जो समान रूप का दर्जा दिया है वो हमारे फैमिलीज़ ने और हमारे सोसाइटी ने में उसको मानना चाहिए। उसका एक सादा उदाहरण देता हूँ मैं कि हमारे समाज में एकल स्त्री यानी अकेली स्त्री रहना बड़ा कठिन काम है। लोग उसको अच्छी तरह से नहीं देखते, इसलिए शादी और ये इसका बहुत बड़ा रोल है। या शादी के बाद या पति गुजर जाने के बाद लड़का अगर रहता है, मेरी माताजी हमेशा कहती थी कि जो औरत को उसका पति नहीं रहता है, जीवित विधवा है, लेकिन उसको लड़का है तो छोटा भी रहे तो उसका आधार रहता है, क्योंकि वो मर्द है करके। तो ऐसी स्थिति क्या उचित है? नहीं है। तो जहाँ एकल स्त्री को, अकेली स्त्री भी रहती है, उसको अगर सम्मान मिलता है तो वो समाज हमने अच्छा समाज करके मानना चाहिए। क्योंकि वो अकेली रहती है, वो जानबूझ के नहीं रहती, उसकी कुछ परिस्थितियां हैं जिसके कारण वो अकेली रहती है। अकेली रहने के बाद भी कोई मर्द का संरक्षण न होते हुए भी उसको समाज में सुरक्षित रहने का, खुद को सुरक्षित महसूस करने का पूरा अधिकार है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि समाज में स्त्रियों पे समानता तो छोड़ो, समानता तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ स्त्रियों पे अत्याचार भी बहुत होते हैं।
अब अत्याचारों में शारीरिक, मानसिक, लैंगिक ये भी अत्याचार होते हैं। अब मानसिक अत्याचार में तो जैसे मैंने बोला कि पहले से स्त्री को हम अबला समझते थे कि स्त्री की रक्षा करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समाज में हर पुरुष अच्छा रहे और स्त्रियों पे अत्याचार न करे तो स्त्रियों की रक्षा करने का दायित्व अपने को लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सब पुरुषों ने यह समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे पुरुष खराब रहते हैं इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी पड़ती है, रक्षा करने का दायित्व निभाना पड़ता है। तो क्या हम सभी पुरुषों को अच्छा बना सकते हैं? स्त्रियों पे जो अत्याचार होते हैं, हिंसा होती है, क्या उससे हम बच सकते हैं? तो मैं आज ये स्त्रियों के ऊपर अत्याचार, हिंसाचार, इसके 3 प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम मानसिक हिंसाचार, फिर शारीरिक हिंसाचार और आखिरी में हम बात करेंगे सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन पीड़ित। तो मानसिक यानी स्त्री ने हर निर्णय पुरुष जो बोलेंगे, वो चाहे उसका पति हो या पिता हो या पुत्र हो, इनके साथ मिलके ही लेना चाहिए। वो अपने निर्णय लेने के लिए उसको कोई पुरुष की अनुमति मिलना चाहिए, तो ही वो उसने निर्णय लेना चाहिए। ऐसी एक समाज में धारणा है। कुछ हद तक मैं उसको बुरा भी नहीं बोलता हूँ। जब हम कोई फैमिली में रहते हैं तो हमने एक दूसरे से चर्चा करके हमारे जीवन की जो अहम घटनाएं होती है, अहम निर्णय होते हैं, सबसे मिलके चर्चा करना चाहिए। पर चर्चा करने के बाद निर्णय लेने का जो दायित्व है वो उस व्यक्ति पे होना चाहिए। जैसे लड़कों को या पुरुषों को ये निर्णय लेने का दायित्व उनको मिलता है, वैसा स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। बट ये नहीं होता। मानसिक के बाद में शारीरिक, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने समाज में अभी भी स्त्रियों पे मारपीट होती है। और ये घर वाले, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, डोमेस्टिक यानी खुद के घर में ही वायलेंस होने के लिए बाहर जाने के बाद कोई मारेगा या कुछ छेड़खानी करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन ये घरों में ही हिंसा होती है और इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा है। यानी एक लगभग 30-40% के ऊपर भी है। और इसमें देखा जाता है कि जो थोड़े से कम शिक्षित स्त्रियां हैं, जो खुद अर्थार्जन नहीं करती, खुद कमाती नहीं, उनके ऊपर ये हिंसाचार ज़्यादा होता है। उनको फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा पे ज़्यादा सामने उनके ऊपर होती है। तो ये गलत है। स्त्री अबला है या वो क्यों होता है? क्योंकि स्त्री ताकत में कम होती है और समाज में उसको हम बोलते हैं कि ये पुरुषों से छोटी है, और उस कारण उसको ये अत्याचार सहने पड़ते हैं। क्योंकि घर वालों ने अगर अत्याचार किए, यानी अत्याचार का एक बड़ा बहुत ही घिनौना और जघन्य अपराध हम बोलेंगे कि कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले से होता था कि लोग अगर लड़की होती थी तो उसको मार डालते थे, जिसको बोलते थे फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि वो बच्ची क्योंकि बच्ची हो गई तो उसका लालन पोषण करो, फिर उसको दहेज दो। ये बड़ी खराब समस्याएं थी, अभी भी कुछ हद तक वो मौजूद है। तो लोग बच्चियों को मार डालते थे। पर लेकिन क्या हो गया बाद में कि जो लड़कियों को मार नहीं सकते वो उनको गर्भ में ही, जिसको बोलते, मैंने जो फिटिसाइड वर्ड बोला था, वो फिटिसाइड वर्ड उसके लिए था। तो यहाँ तक की परिस्थिति थी। फिर सरकार ने बहुत सारे कानून लाए और जो गर्भ का लिंग जो होता है उसके ऊपर रोक लाई, और वो अभी लगभग बंद हो गया। पर वो डॉक्टरों ने जो कुछ करते थे वो बंद हो गया। लेकिन समाज में हम एक मुद्दा हमेशा भूल जाते हैं कि वो डॉक्टर तक आने वाले तो पालक थे ना। आज बहुत सारे तो, लेकिन कुछ डॉक्टरों को सजा हुई थी उस कारण, पर वो जो पालकों को सजा नहीं हुई, तो उनको भी सजा होना चाहिए कि मुझे लड़की हो या लड़का हो, मैं दोनों को मान्य करूंगा। ऐसा पालकों का भाव रहना चाहिए। जबकि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी ये विचार ही नहीं आना चाहिए। मुझे अपत्य हो रहा है, संतान हो रही है, उसमें मुझे खुशी आना चाहिए। तो ये नहीं होता है। तो ये इतना भी, यानी हिंसा, शारीरिक हिंसा इतनी कि जन्म से पहले भी होती थी पहले, अभी वो बंद हुई है, बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी वो होती है। और बाद में फिर लड़कियों को स्कूलों में नहीं डालना या कम पढ़ाना, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना, लड़कों को ज़्यादा पहले खाना परोसा जाता था लड़कों को, फिर लड़कियों को। तो ये बड़े ऐसा अपन दोगला व्यवहार करते थे, दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड से, वो गलत था। आज काफ़ी हद तक लोगों के पढ़ाई लिखाई में वो ठीक ठाक होने लग गया। लेकिन पहले क्या होता था, फिर वो औरत को घर में मारपीट होती थी तो भी वो कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि लोग ऐसे बोलते थे कि भैया ठीक है,
घर वाला ही मार रहा है ना, बाहर वाले 10 लोग तो नहीं मार रहे, तो चुपचाप सुन लो। बट ये भी अच्छी बात नहीं है। उसका उतना ही हक है फैमिली में जितना मर्द का है। मैं तो उसके ऊपर जाके बोलता हूँ कि एक मर्द की जिम्मेदारी अपने फैमिली के प्रति जितनी है, उससे कई गुना ज़्यादा एक औरत अपनी जिम्मेदारी रखती है अपने फैमिली के लिए। खाना बनाने से लेके आज वो कमाने तक सब चीज़ें वो करती है, तो उसको उतना महत्व मिलना चाहिए समाज में। उसके ऊपर शारीरिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए रूल है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अगर शादी होने के बाद घर वाले ससुराल वाले उसको मारपीट करते हैं तो वो कोर्ट में जा सकती है। बट हमें कहना है कि कानून क्या होता है, 100 औरतों को अगर हिंसाचार होता होगा तो उसमें मुट्ठी भर या उंगलियों में गिनने जैसी औरतें पुलिस में जाती है, कोर्ट में जाती है, कंप्लेंट करती है, बाकी चुपचाप सुन लेती है। तो हमारा उद्देश्य कि ऐसा समाज तैयार होना चाहिए जिसमें किसी के ऊपर भी हिंसाचार न हो। तो ये होगा शारीरिक हिंसाचार। और तीसरा हिंसाचार है यौन हिंसाचार या लैंगिक अत्याचार, सेक्सुअल वायलेंस। अब ज़्यादातर सेक्सुअल वायलेंस, जैसा मैरिटल रेप हमने बोला था, उसके ऊपर भी कानून आ सकता है, वो नहीं होता ज़्यादा। लेकिन जो हम पेपर में पढ़ते हैं कि 2-3 साल की लड़की से लेके वृद्ध महिलाओं पर भी लोगों ने बलात्कार किए हैं, रेप किए हैं, ये बड़ी दुख की बात है। औरतों को सिर्फ एक अपनी भोग वस्तु समझ के उसकी इच्छा के विपरीत उसके ऊपर सेक्स करना या शारीरिक बलात्कार करना, ये बड़ा जघन्य अपराध है। बट अगेन इसमें वही होता है कि कोर्ट में से सज़ा मिलना, कंप्लेंट करने के बाद कोर्ट में सज़ा मिलने तक इतना वक्त जाता है, तो सभी लोग जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं वो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है। हम जो पेपर में या टीवी पे जो न्यूज़ पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग है, बड़ा छोटा सा हिस्सा है, वो शायद 1% भी नहीं होगा। तो इसकी रोकथाम करना जरूरी है। हमारा कहना है कि कायदा कानून कब आता है, जब हत्या होती है, हिंसाचार होता है, अपराध होता है, उसके बाद कायदा कानून शुरू होता है। बट क्या हम ये अपराध रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन है, सेक्सुअल वायलेंस का प्रिवेंशन हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है? एक ही टाइम पे नहीं हो सकता कि समाज के हर स्तर पे हमको काम करना पड़ेगा। तो हर स्तर पे काम करना यानी क्या? तो हमको लोगों को बताना पड़ेगा, महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा कि हिंसाचार अगर होता भी है, थोड़ा भी होता है, तो नो टॉलरेंस और 0 टॉलरेंस टू वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस, दोनों के लिए। बट आज हम चर्चा कर रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस की। बहुत बार काम करते, ऑफिस में काम करती हो महिलाओं को होता है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, या बाहर जाते समय कोई भी छेड़ता है, कुछ करता है, तो ये टाल देती है। वो टालना नहीं चाहिए। तो महिलाओं ने खुद भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। पर मेरा कहना उससे आगे है कि ये वायलेंस करने वाले ज़्यादातर या 100% मेल्स रहते। अगर हजारों या लाख हम हिंसा की बातें करेंगे तो उसमें से 5-10 शायद किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर हिंसाचार किया होगा, पर बचे हुए तो सब पुरुष ही है। तो ये पुरुष ऐसे हिंसाचारी न हो, इसके लिए हमने कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए जैसा पोलियो नहीं होना चाहिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस नहीं होना चाहिए, टीबी नहीं होना चाहिए, मिजल्स नहीं होना चाहिए, इवन कोरोना नहीं होना चाहिए, इसलिए हम टीका लगाते हैं। बट ऐसा टीका तो है ही नहीं यहाँ पे। कोई डॉक्टर के पास गए कि ये बच्चे ने हमारे आगे जाके कोई महिला पे हिंसाचार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इंजेक्शन लगा दो, उससे तो काम नहीं होने वाला। बट ये टीका है शिक्षा का, एजुकेशन का। शायद बचपन से या घर से ही अगर बच्चे को स्त्री पुरुष समान है, वो अपने माता पिताओं को देखता है कि माताजी और पिताजी दोनों एक दूसरे से चर्चा करने के बाद कोई निर्णय लेते हैं। पिताजी ऐसा नहीं बोलते, नहीं अब मैंने बोल दिया है, अब इसके बारे में चर्चा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो नेचुरली वो लड़का, वो घर में पलने वाला बच्चा, बॉय, वो सीखना शुरू करेगा। तो ये समाज की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। और आज सभी को 2 लड़के या 3 लड़के नहीं, किसी को 1 लड़का 1 लड़की भी रहती है। और जिसको लगता है कि मेरी लड़की को सामने जाके तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि मेरे लड़के ने भी सामने जाके किसी महिला को तकलीफ नहीं देना चाहिए। मैं एक बड़ा मजेशीर वाक्य है, वो हमेशा बोलते रहता हूँ, आपको भी बताऊँगा।
कि अपना लड़का यानी माय सन आगे चल के एक अच्छा नागरिक बने, स्त्री पुरुष समानता समझे और एक अच्छा पति बने, इसकी सीख फैमिली में मिलना चाहिए, घर में मिलना चाहिए, माँ बाप से मिलना चाहिए। तो ये हो गया फैमिली का रोल। उसके बाद में स्कूलों में भी लड़का लड़की में समान वातावरण होना चाहिए। और जैसे बच्चे जवान होते हैं, जैसा हमने देखा शुरुआत की हमारे एडोलसेंट और किशोरावस्था वाले एपिसोड में, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शारीरिक अवयवों के बारे में ही बताते हैं या सेक्स के बारे में बताएंगे, पर उसके साथ साथ में हमने उनको यौन शिक्षा में या सेक्सुअलिटी एजुकेशन हम बोलते हैं उसको, उसमें स्त्री पुरुष समान है और दोनों का हमने आदर करना चाहिए, किसी के ऊपर हिंसाचार नहीं होना चाहिए, ईव टीजिंग नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने हमारे लड़कों को, बॉयज़ को बोलना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि मेरा कहना है कि अपराधी पैदा न हो, ऐसा समाज, ऐसा वातावरण तैयार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किनकी है? समाज के जो बहुत अहम जो व्यक्ति होते हैं, राजकीय नेता हो, सामाजिक नेता हो, डॉक्टर्स हो, शिक्षक हो और पालक हो, इन सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ये सेक्सुअलिटी एजुकेशन, लैंगिकता शिक्षण, यौन शिक्षण ये लड़कों में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। और इसमें सिर्फ उनके सेक्स ऑर्गन का या उनके सेक्स लाइफ का अंतर्भाव नहीं है, इसमें ये स्त्री पुरुष समानता का भी हमने समावेश करना चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टडीज़ है कि जहाँ सेक्सुअलिटी एजुकेशन में जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं होना करके जब हम शिक्षा देते हैं तो वो समाज में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार कम होते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को स्ट्रेंथन करना कि वो हिंसाचार नहीं करे। दूसरी और एक बात है कि हम समझ रास्ते से जा रहे हैं, मैंने पहले इसमें भी बोला था, और कोई किसी की छेड़खानी करता है, कुछ करता है, तो हमने उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी के समाज में हम शायद लोग रहेंगे जो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो हमको डर लगेगा कि हमारे ऊपर भी कोई हिंसा न करे, इसलिए लोग इतनी हिम्मत नहीं करते। पर जैसे जैसे समाज में ऐसी व्यक्ति बढ़ती जाएंगी, लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएंगी इसको रोकने की, और जो लोग करना चाहते हैं उनकी हिम्मत कम होते जाएगी। सो इसलिए ऐसी कुछ अपने आजू बाजू में ऐसी कुछ घटना घटती है, उसको हम बोलते हैं बाय स्टैंडर यानी बाजू में खड़ा रहने वाला, उसने भी रोकने की कोशिश करना चाहिए। बाद में शिक्षक, इवन मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, मीडिया ने भी इसके बारे में बहुत चर्चा करनी चाहिए। या बहुत बार अपने यहाँ क्या होता है कि कुछ जो मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स आती है वो सेक्सिस्ट होती है। दाढ़ी का अगर विज्ञापन देना है तो उसमें एक लड़की को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो दिखाया जाता है। तो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो होनी चाहिए। जो कंपनी में लड़कियां काम करती है उन्होंने ये देखना चाहिए, उनके जो टॉप बॉसेस रहते कि लड़कियों को घर से आके वापस घर जाने तक सुरक्षा मिलती है या नहीं है। अच्छा, वो तो बात की बात है, लेकिन जब वो महिलाएं सब पुरुषों के साथ काम करती है तो क्या कोई उसको अत्याचार करता है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। मैंने बीच में एक ऐसा ही बोला था, अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है या उसको मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस माध्यम से आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ। जैसे अपन बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ धूम्रपान करना मना है। कहाँ लिखा रहता है? यू आर अंडर द सर्विलेंस, है ना, CCTV है। तो वैसा ही शायद स्कूलों में, ऑफिसेस में, कि यहाँ स्त्रियों को तकलीफ देना बिल्कुल निषिद्ध है, बिल्कुल हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा लिखा जाने लग गया तो कुतूहलवश, क्यूरियोसिटी से लोग बोलेंगे ये क्या है, जो विजिटर होगा वो भी देखेगा, उसको भी थोड़ा बहुत कुछ लगने लगेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें ऑफिसेस में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, इसमें भी हम शुरू कर सकते हैं। और चौथी है कि बहुत सारी संगठनाएं इसमें सामने आना चाहिए। सिर्फ स्त्रियों की संगठनाएं नहीं, पुरुषों की संगठनाओं ने भी स्त्रियों के ऊपर अत्याचार का विरोध करना चाहिए। और आखिरी में एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल्स है, सब कायदे कानून है, सजाएं भी लिखी है, पर कायदे कानून तक जाने वाला, मुझे मराठी में बोलते थे पुराने ज़माने में, अभी भी बोलते हैं कि शहाण्या माणसांनी कोर्टाची पायरी चढू नये। इसका मतलब क्या है कि जिसको भी समझ है उसने कोर्ट में नहीं जाना चाहिए,
भले कुछ भी हो जाए उस पर अत्याचार, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, पैसा खर्चा होता है, बड़ी मानसिक अवहेलना झेलनी पड़ती है, क्योंकि कोई लड़की ने या किसी ने कंप्लेंट कर दी तो लोग उसको ही बुरे नज़र से देखने लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको हर स्तर पे प्रयत्न करना चाहिए। और आखिरी में गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, असेंबलीज, तो वो लोग तो मानते ही है। अभी हाल में एक रिजल्ट आया कि महिलाओं को बराबरी में इवन उनके लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए, 33% रिजर्वेशन असेंबलीज में और पार्लियामेंट में भी है, और सभी स्वायत्त संस्थाओं में भी उनको रिजर्वेशन दिया गया है। महिलाओं का सहभाग हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या उनको सुरक्षित वातावरण हम दे पा रहे हैं या नहीं है, ये सोचना है। तो इस नवरात्रि के निमित्त से मुझे लगा कि मैं इस चीज़ पे भी आपके साथ चर्चा करूं, और इस चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष सहभागी हो, क्योंकि हर पुरुष अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, इनसे प्यार करते रहता है, और उसको लगता है कि इनको कोई हानि न पहुँचे। तो जैसे मुझे लगता है कि मेरे इन रिश्तेदारों को हानि नहीं पहुँचे, वैसे ही मैंने भी समझना चाहिए मैं किसी भी व्यक्ति की, लड़की हो, बहन हो, माता हो, पत्नी हो, मैं इनको भी कोई पीड़ा न पहुँचाऊँ। मैं तो स्कूलों में जाता हूँ तो 8वीं 9वीं के बच्चों को जेंडर इक्वालिटी की शपथ दिलाता हूँ, और इसी बच्चों को, बॉयज़ को देता हूँ, क्योंकि गुनाहगार न बने ऐसा समाज होना। मैं बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हूँ या आदर्शवादी बात कर रहा है ऐसा आपको लगेगा, बट कोशिश तो करना चाहिए। आज लगे तो 100 में से 90 लोगों को लगता है कि क्या होता है, मेरी पत्नी को मैंने एक झापड़ मारी तो, या ऐसे 100 में से 90 को लगता होगा। तो हमने ये शिक्षा शुरू करने के बाद 100 में से सिर्फ 10 लोगों को लगेगा, या शायद एक को ही लगेगा, या मेरे हिसाब से शायद किसी को नहीं लगेगा। तो ऐसा समाज तैयार होने के लिए हमारी एक सामूहिक जिम्मेवारी है। सिर्फ सरकार पे या पुलिस को दोष दे के कोई मतलब नहीं है। हमने हमारे तरफ से, हमारे स्तर पे भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो नवरात्रि के लिए सभी बहनों और माताओं को शुभेच्छा। आज तक इतना ही, धन्यवाद।